नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज नेशनल में। मैं हूं आपके साथ राधा। आइए देखते हैं देश विदेश की खबरें, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर ने कहा कि भारत से ब्रिटेन जाने वाले लोगों को 11 अक्टूबर के बाद वहां क्वारंटाइन में नहीं रहना होगा। दक्षिण कश्मीर ने अनंतनाग में गुरुवार को एक एसयूवी में आतंकियों के सवार होने की आशंका पे सीआरपीएफ जवानों की फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भारत और ब्रिटेन के बीच क्वारंटाइन रूल्स को लेकर चल रही तनतानी खत्म होने की संभावना है। गुरुवार को भारत में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर ने कहा कि भारत से ब्रिटेन जाने वाले लोगों को 11 अक्टूबर के बाद वहां क्वारंटाइन में नहीं रहना होगा। हालांकि इन लोगों को कोविशील्ड या किसी और दूसरे ब्रांड की वैक्सीनेटेड होना जरूरी होगा। इससे पहले ब्रिटेन सरकार ने कहा था कि जो लोग भारत से ब्रिटेन आ रहे हैं उन्होंने कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ले लिए हैं, तब भी उन्हें वैक्सीन न लेने वालों की तरह 10 दिन तक क्वारंटाइन होना पड़ेगा और टेस्ट कराने होंगे। एक कदम की भारत में काफी आलोचना हुई थी। भारत ने इसी जवाब में ब्रिटेन से आने वाले लोगों के लिए 10 दिन का क्वारंटाइन और कोरोना टेस्ट जरूरी कर दिया था। 14 सितंबर को भारत सरकार ने कहा था कि हम ब्रिटेन को उसी अंदाज में जवाब दे सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया था कि दोनों देशों की सरकार आपस में बात कर रही है। उन्होंने भारतीय यात्रियों पर लगे प्रतिबंधों पर भेदभावपूर्ण बताया था। भारतीय यात्रियों पर ब्रिटेन में जारी कोरोना प्रतिबंध को भारत ने भी करारा जवाब दिया था। नए नियमों के मुताबिक ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों को भारत में 10 दिन तक आइसोलेट होना पड़ेगा। सरकार ने 1 अक्टूबर को यह आदेश जारी किया था। इसके अलावा यूके के लोगों ने आरटीपीसीआर टेस्ट भी करवाना अनिवार्य कर दिया गया था। आदेश के मुताबिक यानी वैक्सीन के डोज लेने होंगे, बाद में भी टेस्ट कराना ही होगा। ट्रैवलर्स को यात्रा शुरू करने के लिए 72 घंटे पहले तक और आगमन के 8 दिन बाद आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना जरूरी होगा। यह आदेश के आगामी 4 अक्टूबर से लागू कर दिया गया था। आदेश जारी होने के कुछ समय बाद ही ब्रिटेन ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत में ब्रिटिश हाई कमीशन के प्रवक्ता ने कहा था कि ब्रिटेन सरकार भारत में लगी वैक्सीन को मान्यता देने की तकनीकी पहलुओं पर भारत सरकार से बातचीत कर रही है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में गुरुवार को एक एसयूवी में आतंकियों में सवार होने की आशंका पर सीआरपीएफ जवानों की फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करवाया और जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मोगराहाल इलाके में मोंगल ब्रिज पर सीआरपीएफ में 40वीं वाहिनी जवाब में नाका लगाया हुआ था। रात 9:45 बजे करीब नाके पर तैनात जवानों ने एक स्कॉर्पियो वाहन आते हुए देखकर रुकने का इशारा किया था और वाहन चालक सीआरपीएफ ने जवानों को इशारे को नजरअंदाज कर दिया था। नाके पर तैनात जवानों को लगा कि एसयूवी में आतंकी है और उन्हें गोली चला दी। उसने स्कॉर्पियो चालक की मौके पर ही मौत हो गई थी। एक पुलिस अधिकारी ने व्यक्ति की मौत की पुष्टि करते हुए बताया था कि उसकी पहचान की जा रही है। श्रीनगर के असफलात में गुरुवार के सीआरपीएफ कैंप में बाहर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका और इसी हमले में कई हनातन हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में पाकिस्तानी आतंकी शामिल थे। लगातार कश्मीर की शांति भंग करने की कोशिश में वे लोग लगे हुए थे। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में मुंबई की किला कोर्ट ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन समेत सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। एनसीबी की सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों की 11 अक्टूबर की कस्टडी में मांग भी की थी, लेकिन अदालत ने कस्टडी देने से इनकार कर दिया। जब आर्यन की जमानत अर्जी पर शुक्रवार सुबह 11 बजे सुनवाई होगी, तो आज सुनवाई तकरीबन 4 घंटे चली थी। इस दौरान आर्यन पसीने में तरबतर तकरीबन 3.25 घंटे एक जगह खड़े रहे। इसके दौरान उनके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। आज का दिन आर्यन के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, इसलिए केस की सुनवाई देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में जूनियर और सीनियर वकील कोर्ट नंबर 8 में मौजूद भी थे। भीड़ इतनी थी कि वहां लोगों का होना भी बड़ा मुश्किल था। पैंडेमिक एक्ट लगे होने के बावजूद कोर्ट में मौजूद लोगों एक दूसरे के चिपक कर खड़े हुए थे।
हालांकि ज्यादातर चेहरे पर मास्क था, लेकिन तकरीबन 4 घंटे चली इस सुनवाई के दौरान अदालत पूरी तरह से खचाखच भरी हुई थी। दोपहर तकरीबन 2:30 बजे तक आर्यन और अन्य आरोपियों के साथ अदालत परिसर में पहुंचे थे और वहां पे 3 बजे के आसपास एनसीबी ने उन्हें एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एवं नीलेकर की अदालत में लाया गया था। पेशी से पहले आर्यन तकरीबन 45 मिनट तक चैम्बर में भी रहे थे और अदालत की सुनवाई जैसे ही शुरू हुई तब आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने कोर्ट से अपनी मुकिल बात करने का समय मांगा था। इस पर मजिस्ट्रेट ने उन्हें 2 मिनट का समय भी दिया था। इसके बाद मानशिंदे आर्यन के साथ अदालत के बाहरी हिस्से में पहुंचे और 2 मिनट तक आर्यन से बातचीत करते रहे। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के घर पर पुलिस ने नोटिस चस्पा कर दी है। नोटिस धारा 160 के तहत चस्पा की गई है, जिसमें बेटे आशीष मिश्र को शुक्रवार सुबह 10 बजे क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए लखीमपुर खीरी बुलाया था। यहां उसे जांच कमेटी के सामने अपना पक्ष रखना होगा। मंत्री का घर लखीमपुर के शाहपुरा कोठी इलाके में है, हालांकि बेटा घर पर नहीं है। सुबह आईजी लक्ष्मी ने कहा था कि आशीष कहाँ है इसके बारे में पता नहीं है। लखीमपुर हिंसा के मामले में पुलिस ने 2 आरोपी लवकुश और आशीष पांडे को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश में डीजीपी मुकुल गोयल ने बताया कि लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में 9 सदस्यों की टीम बनाई गई है। जांच टीम में एसपी सुनील कुमार सिंह, एएसपी अरुण कुमार सिंह, 2 सर्किल ऑफिसर, 3 इंस्पेक्टर और 1 सब इंस्पेक्टर शामिल है। लखीमपुर खीरी में जा रहे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को भी यूपी बॉर्डर पर सहारनपुर पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। इस पर नाराज कांग्रेसियों ने यूपी पुलिस का पहला बैरिकेड तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने सिद्धू और उनके साथ गए मंत्री अमरिंदर सिंह, राजा वकील, विजय चंद्र सिंगला की कोटली समेत 4 विधायकों को हिरासत में लिया था। इसके बाद सभी करीब 5 घंटे तक धरने पर बैठे रहे और रात में करीब 6 बजे तक पुलिस ने छोड़ दिया था। इसके बाद सिद्धू काफले के साथ लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुए थे और उनके साथ 20 लोगों को आने जाने की अनुमति प्रशासन ने दी थी। जापान की राजधानी टोक्यो में बीती रात 10 बजे भूकंप के झटके ने महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता 5.9 मापी गई थी। तेज झटके के करीब 32 लोग घायल हुए थे। हालांकि जापान ने मौसम विभाग से कहा कि सुनामी में कोई खतरा नहीं है। इस भूकंप का केंद्र टोक्यो के पूर्व चिंबा प्रांत जमीन में 80 किलोमीटर नीचे मिला था। इसके अलावा कल रात म्यांमार में 5 तीव्रता का भूकंप आया था। भारत में लद्दाख के लेह में भी रात 12 बजे के करीब 3 तीव्रता का भूकंप आया था। तो गुरुवार तड़के के करीब 3:30 बजे पाकिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के हरने इलाके में भी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इसमें कम से कम 20 लोगों की मौत की खबरें आई है। इनमें एक महिला और कई बच्चे शामिल हैं। करीब 300 लोग घायल भी हुए हैं। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे। जसप्रीत अच्छा कर रहा है ना? हाँ ठीक है। फास्ट बॉलर बन जाएगा ना? मैडम इसका रनअप इतना छोटा है ना, फास्ट बॉलर बनना बहुत मुश्किल है। जो बोले तू रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा सर, उसको पलट दे। तेरा नन्हा सा रनअप बीच में आएगा। जिसने भी कहा है तूने गलत रास्ता चुना है, तेरा हंसता हुआ चेहरा मुन्ना तेरी खुद की किल्ली उड़ाएगा। तू किसे डराएगा? जा एक यॉर्कर में सबकी पकड़ पलट दे। थम्स अप, तूफान वही जो सब पलट दे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए देखते हैं आगे की मुख्य खबरें। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर से सुनवाई होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 वकीलों की चिट्ठियों को नोटिस में लेते हुए गुरुवार को यूपी सरकार से पूछा कि इस घटना में कितने किसान मारे गए, कितने राजनीतिक लोगों और पत्रकारों की मौत हुई, किन लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ और किन किन लोगों की गिरफ्तारी हुई। यूपी सरकार को आज इन सवालों का जवाब देना है। फिर मामले में सुनवाई होगी। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हिंसा हुई और 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मुख्य आरोपी है। जब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद उनकी गिरफ्तारी का दबाव बढ़ गया है, तब यूपी पुलिस ने गुरुवार शाम आशीष के घर पर नोटिस चिपका दी थी। शुक्रवार को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा भी था।
इसके पहले पुलिस ने 2 और आरोपियों को लवकुश और आशीष पांडे को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं 3 लोगों से पूछताछ की जा रही थी। इधर लखनऊ आईजी लक्ष्मी सिंह ने कहा कि आशीष मिश्रा ने कहा ये तो पता नहीं है। वहीं आशीष पांडे और लवकुश भी आरोप है कि वे किसानों को टक्कर मारने वाली थी जीप पर पीछे चल रही गाड़ी में थे। तो दूसरी ओर यूपी सरकार ने इस मामले में हाईकोर्ट को रिटायर्ड जज प्रदीप श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जांच आयोग बनाया है। कोरोना महामारी की वीकली पॉजिटिविटी दर पिछले हफ्ते घटकर 1% से भी ज्यादा आ गई है। इससे पहले 5% थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार आगाह किया था कि महामारी की चुनौती अभी तक खत्म नहीं हुई है। अक्टूबर से सितंबर यानी कि 3 महीने लोगों को अधिक सतर्क रहना होगा। त्योहारों और शादियों के दौरान कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि हम अभी यह ना समझो कि कोविड खत्म हो चुका है। हमारे सामने कोरोना की कई सारी चुनौतियां हैं और हमें इस पर काम करने की जरूरत भी है। हमें अभी भी कोविड से जुड़ी गाइडलाइन का पालन करना होगा। लव अग्रवाल ने बताया था कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,000 के करीब मामले दर्ज हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज भी देश में हर रोज औसतन 20,000 लोगों की करीब मामले सामने आ रहे हैं। पिछले हफ्ते 50% से भी ज्यादा कोविड मामले केरल से भी दर्ज हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने कहा था कि 5 राज्य ऐसे हैं जहां अभी भी 10,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हो रहे हैं। तो केरल में 1 लाख से भी ज्यादा करीब एक्टिव केस है। तो महाराष्ट्र में 36,000 के करीब सक्रिय मामले हैं। तमिलनाडु, मिजोरम और कर्नाटक में भी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या अधिक है। लव अग्रवाल ने बताया था कि अरुणाचल प्रदेश और असम में कुछ जिलों सहित 28 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी दर 5% से 10% के बीच में है। यहाँ पे हाई इन्फेक्शन रेट है और 34 जिले ऐसे हैं जहाँ पे 10% से अधिक की वीकली पॉजिटिविटी रेट है। लक्षद्वीप, चंडीगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार जैसे सिक्किम ने अपने 100% से भी ज्यादा टीके की पहली खुराक लगा दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार कोविशील्ड वैक्सीन के 10 लाख डोज भेजेगा। केंद्र सरकार ने कंपनी के इसकी अनुमति दे दी है। इसके अलावा भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के 10 लाख डोज भी ईरान भेजेगा। टीकों के एक्सपर्ट का वैक्सीन मंत्री कार्यक्रम तहत अक्टूबर में किया जाएगा। तो सीरम को कोविशील्ड के 3 करोड़ टीके ब्रिटेन के एस्ट्राजेनेका कंपनी का भेजने की अनुमति भी मिल चुकी है। जानकारी के मुताबिक सीरम के डायरेक्टर प्रकाश कुमार ने इस अगस्त में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसकी अनुमति भी मांगी थी और स्वास्थ्य मंत्री ने 20 सितंबर को कहा था कि वैक्सीन मंत्री कार्यक्रम के तहत भारत बचे हुए टीके को जल्द ही जरूरतमंद देशों को निर्यात शुरू करना होगा। वैक्सीन मंत्री 20 जनवरी 2021 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इससे पहले मकसद भी दुनिया भर के देशों को वैक्सीन डोज एक्सपर्ट करना था और उनके साथ बेहतर संबंध स्थापित करना था। बीजेपी के विदेश मामलों में विभाग प्रभारी और वैज्ञानिक विजय चौथिवाल ने वैक्सीन मंत्री का फायदा बताते हुए कहा था कि कई देशों के साथ हमारी सीमा भी लगी हुई है। इसके लिए वहां कोरोना संक्रमण फैलने पर असर हमारे देश में भी दिखाई दे सकता है। हमारे पड़ोसी देश में वैक्सीनेशन होने का मतलब हमें भी मजबूती मिलेगी। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर वैक्सीनेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इस दिन 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा था कि गुजरात दुनिया में अब एक दिन भी नहीं वैक्सीन के इतने डोज नहीं दिए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के खिलाफ हिंसा पर बवाल जारी है। इस बीच हरियाणा के अंबाला जिले में नारायणगढ़ में ऐसा भी घटना सामने आई है। कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नायब सिंह सोनी के काफिले ने गाड़ी के काले झंडे दिखा रहे किसान भवनप्रीत को टक्कर मार दी थी। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था और घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर किसान इकट्ठा होने शुरू हो गए। सुरक्षा के लिहाज में घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनात की गई थी। किसानों का आरोप है कि भवनप्रीत की हत्या इरादे से टक्कर मारी गई है। इधर सांसद नायब सैनी ने बताया था कि हम एक कार्यक्रम से बाहर निकल रहे थे और इसी दौरान उनकी गाड़ियां पीछे चल रही थी और किसानों ने उन पर हमला कर दिया था। तो भीड़ में उपद्रवियों ने मेरे ड्राइवर का गला पकड़ लिया था, मुझ पर हमला कर दिया था। किसानों ने कहा कि सांसद की गाड़ी है, भागकर पीछे से हमला करो। जब किसानों ने गाड़ी से नीचे आने की जबरदस्ती करने लगे तो स्टाफ ने पीछे वाली खिड़की से उतारकर उन्हें वहां से दूर धकेला था।
किसी भी किसान को उसकी गाड़ी से चोट नहीं लगी थी। हर मूवमेंट की किसान की वीडियो बनाते थे। इसके भी वीडियो तो उन्होंने तैयार किया होगा, तो वीडियो जारी करें। वीडियो के सबसे सामने आने के दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राजस्थान में कोयले की सप्लाई कम आने के कारण बिजली की भारी कमी हो चुकी है। प्रदेश में आज के हालात में रोजाना बिजली के औसत मांग 12,500 मेगावाट है, लेकिन प्रदेश में 8,000 से भी ज्यादा मेगावाट बिजली उपलब्ध है, जिसमें 4,000 से ज्यादा मेगावाट बिजली का टोटा हो गया है। त्योहारी के मौसम में बिजली का ये संकट और गहरा हो सकता है। सरकार ने मान लिया है कि बिजली की कमी के कारण पिछले 2 दिनों से राज्य भर में बिजली की कटौती की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों से बिजली बचाने की अपील जारी कर दी है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बिजली संकट और त्योहारी मौसम को देखते हुए बिजली की मॉनिटरिंग को लेकर मोर्चा संभाल लिया है। गहलोत ने सीएम निवास पर बिजली विभाग के आलाधिकारियों के साथ लंबी बैठक भी की थी, जिसमें बिजली के संकट का कारण पूछा गया था। तो अधिकारियों ने बताया था कि बिजली संकट के कारण ग्रिड में बिजली की कमी है। विंड एनर्जी के प्लांट्स की क्षमता के कम बिजली मिल पा रही है। प्रदेश में 4 अक्टूबर के बाद बिजली का इस्तेमाल बढ़ा है, लेकिन थर्मल पावर प्लांट्स के पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं और इसी कारण प्रोडक्शन और उपलब्धता कम हो रही है। डिमांड और उपलब्धता का रोजाना दोपहर 3 बजे और 12 बजे तक 2000 से भी ज्यादा मेगावाट का फर्क आ चुका है, और जिसमें पिछले दिन को मजबूरी में रेस्ट्री बिजली कटौती की जा रही है। इस इलाके में कटौती हो रही है, जिसके बारे में लोगों को अखबार और सोशल मीडिया में जानकारी मुहैया की जाएगी। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे। माँ, आज कुछ स्पेशल है क्या? ये तेरी ट्रॉफी है। ट्रॉफी? किस लिए? क्योंकि तू दिन भर भागता रहता है। तू सुबह उठ के स्कूल के लिए भागता है, क्लासरूम में तेरा दिमाग भागता है, बाहर तू बॉल के पीछे भागता है, स्कूल से घर के लिए, फिर ट्यूशन के लिए, फिर खेलने के लिए। तू दिन भर बस भागता ही रहता है और सिर्फ एक चैंपियन ही इतना भाग सकता है। तो ये है मेरे चैंपियन की ट्रॉफी। नया yippee पावर अप आटा नूडल्स में है व्हीट की एनर्जी में लिपटी वेजिटेबल्स की गुडनेस, जो आपके चैंपियन बच्चे को करे पावर अप दिन भर भागने के लिए। इट्स बेटर नो। नया सनफीस्ट yippee पावर अप फ्रॉम ITC। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए देखते हैं आगे की मुख्य खबरें। भाजपा ने कैलाश विजयवर्गीय को एक बार फिर राष्ट्रीय कार्य समिति में महासचिव की जिम्मेदारी दी है। गुरुवार दोपहर तक विजयवर्गीय ने अगली भूमिका को लेकर क्यास लगाए जा रहे थे, लेकिन उन पर विराम लग चुका है। अभी यह स्पष्ट हो चुका है कि पार्टी उन्हें अब तक चुनाव नहीं लड़ना चाहती, लेकिन पहले उन्हें पश्चिम बंगाल चुनाव की जिम्मेदारियां दी गई थी। आने वाले चुनाव में फिर से उसी किसी राज्य को जिम्मेदारी हो सकती है। इसके बाद मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री के लिए दावेदार भी कहा जा रहा था। जिस कांग्रेस में हो रही है, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों के साथ कांग्रेस से भाजपा में आने लगे तो कमलनाथ सरकार गिर गई थी। तब दोपहर विजयवर्गीय को लेकर अटकलें लगने लगी थी, लेकिन पार्टी में शिवराज सिंह चौहान को ही मध्य प्रदेश के बागडोर सौंपी थी। इसके पूर्व लोकसभा चुनाव के दौरान जब शंकर लालवानी को नाम तय नहीं हुआ था, तब भी उनके समर्थकों को विश्वास था कि विजयवर्गीय के इंदौर से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। तब विजयवर्गीय के पास पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी थी। हालांकि 1-2 मौके पर उन्होंने यह भी कहा था कि पार्टी के जो आदेश देगी उसका पालन करेंगे। टिकट लालवानी को मिला और उन्होंने 5 लाख से भी ज्यादा मतों से जीत दर्ज हासिल की थी और अपनी जगह मजबूत बना ली थी। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के कई विधायक भाजपा सामने आ गए और इससे भी विजयवर्गीय का कद बढ़ा था। चुनाव में भाजपा की हार के बावजूद विजयवर्गीय का मजबूत पक्ष यही रहा था कि हारी हुई सीटों पर वोटों का अंतर बहुत कम था। इस बीच स्मृति ईरानी को भी पश्चिम बंगाल भेजा गया था और इसी तरह से समीकरणों के बीच पार्टी में विजयवर्गीय की अगली भूमिका को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। इंदौर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश पांडे ने कहा था कि हम रिवॉल्वर और तलवार लेकर कोर्ट में आएंगे। दरअसल 5 अक्टूबर को जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर धरने पर बैठे हुए वकीलों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके विरोध में गुरुवार को राज्य अधिवक्ता परिषद के कहने पर वकील हड़ताल पर थे।
जबलपुर की घटना पर दिनेश पांडे ने यह बयान दिया था कि इंदौर के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा था, यदि पुलिस को कोई कदम नहीं उठाना है तो हम रिवॉल्वर और तलवार लेकर जिला कोर्ट में आया करेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। न हम कोई विवाद करना चाहते हैं और न ही हम कोई अपराधी बनना चाहते हैं। हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन इस तरह की घटना इंदौर में होती है तो इस बार एसोसिएशन का उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो चुके थे। यदि वकीलों को प्रोटेक्शन एक्ट की मांग नहीं सुनाई जाती तो हमें रिवॉल्वर के लिए लाइसेंस दे दिया जाता, जिसके लिए हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। जबलपुर की घटना को लेकर इंदौर में भी वकील हड़ताल पर। डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में उसके चलते करीब 8000 केस की सुनवाई प्रभावित है। जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गेट नंबर से एंट्री रोकी जाने पर 5 अक्टूबर को वकील धरने पर बैठ गए थे और इसी बीच प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश नवीन कुमार सक्सेना की कार पहुंच गई थी और वकीलों ने वहां पे रोक ली थी। मजबूरन उन्हें पैदल ही अंदर जाना पड़ा था। नाराज जिला सत्र न्यायाधीश ने उसकी शिकायत एसपी कलेक्टर से भी कर दी थी और इसके बाद 5 थानों का बल मौके पर पहुंचा और वकीलों को गिरफ्तार कर लिया था। कुछ देर बाद सभी को छोड़ भी दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश जिला अस्पताल में 1000 लीटर प्रति मिनट क्षमता को ऑक्सीजन प्लांट का गुरुवार उद्घाटन किया था। कार्यक्रम में भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर के शामिल हुए थे। सांसद ने मुंबई ड्रग्स मामले को लेकर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन को निशाना साधा था। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मीडिया के समक्ष प्रश्न के जवाब में सांसद ने कहा था कि वे लोग हैं जो बोलते हैं कि हम भारत में सुरक्षित नहीं हैं। इन लोगों ने हमेशा पाकिस्तान की सहायता भी की है और कभी भी भारत की मदद नहीं की है। यहाँ पे लोग कमाते हैं और लगाते वहाँ हैं। ऐसे लोगों की असलियत सामने आ रही है। सत्य सामने आ चुका है। जल्द ही बाकी बचा जो सामने आ जाएगा। यहाँ पर अब देशभक्तों की आवश्यकता है। वही यहाँ रहेंगे और वही यहाँ पनपेंगे। सांसद प्रज्ञा ने कार्यक्रम में मास्क नहीं लगाया था, लेकिन जब मोदी स्क्रीन पर आया तो उन्होंने देखा कि सांसद ने रुमाल निकाला और चेहरे पर बांध लिया। उद्घाटन से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4 ही मामले सामने आए हैं। हमें कोरोना को रोकने के लिए कोविड बिहेवियर का पालन भी करना चाहिए और उन्होंने बताया था कि मध्य प्रदेश ने वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड भी बनाए हैं। रायपुर के कचना इलाके में बनी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बुधवार को 19 साल की एक लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। कॉलोनी में 5 मंजिला इमारत से लड़की कूदी थी। अब गुरुवार को इस घटना के एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था और फुटेज में युवती सिर के बल जमीन पर गिरती हुई नजर आई थी। आसपास मौजूद युवक भागकर उसकी तरफ अस्पताल लेकर गए और युवती को अम्बेडकर अस्पताल ले जाया गया था, मगर वहां पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। थाना पुलिस ने बताया था कि जान देने वाली युवती का नाम रेशमा बानो था और वो इसी इलाके में रहने वाले अरबाज नाम के एक युवक से प्यार करती थी। जांच में पता चला कि युवती का अरबाज से मिलना घर वालों को रास नहीं आता था। वो अक्सर उसे इस बात करने में रोकते थे। घटना से कुछ दिन पहले अरबाज ने भी युवती का विवाद होने के बाद सामने आई थी और माना जा रहा है कि इसी के चलते युवती डिप्रेशन में थी। बुधवार शाम को काफी देर से युवती छत पर थी। जब युवती नीचे गिरी तब भी घर वालों को भनक नहीं लगी थी। युवती को अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन युवकों ने घर पर खबर दी थी। परिजन जब अस्पताल पहुंचे तब बेटी की जान जा चुकी थी। युवती के मोबाइल पर होने की एक सुसाइड मैसेज भी पुलिस को मिला था और इस मैसेज में लिखा था कि सॉरी मम्मी और पापा, मैं आप सभी से बेहद प्यार करती हूँ, लेकिन अरबाज से भी प्यार करती हूँ। मेरी वजह से किसी को तकलीफ न हो, इसलिए मैं जान दे रही हूँ। जबलपुर में 50 किलोमीटर दूर गोसलपुर के कंजेई गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। घरेलू कलह में 35 वर्षीय युवक ने पहले छोटे भाई की पत्नी का गला घोंट दिया और फिर बीच बचाव करने में आई पत्नी का भी चाकू से गला काट दिया था। इसके बाद 4 लाइन का सुसाइड नोट लिखकर खुद भी फंदे से झूल चुका था। गोसलपुर पुलिस ने मामला जांच में लिया था और उसकी पत्नी अस्पताल में भर्ती हुई। पुलिस के मुताबिक गुरुवार को कंजेई गांव में रहने वाले विनय पटेल ने घटना की सूचना डायल 100 नंबर पर की थी। डीआई संजय भलावी सहित थाने बल पहुंचा था तो गांव के महेंद्र पटेल घर में खूनी मंजर की जानकारी गांव वालों की दी थी और घटना दोपहर करीब 1 बजे की है। यहां का मंजर देख पुलिस भी चौंक गई थी और इसे कमरे में महेंद्र पटेल छत के एक हुले में रस्सी के फंदे से लटक गया था। दूसरे में कमरे उसकी पत्नी नंदिनी पटेल लहूलुहान हालत में पड़ी थी। बिस्तर पर वारदात में उपयोग किया जा रहा सब्जी काटने वाला चाकू भी पड़ा था। नंदिनी के गले, कंधे एवं पेट में 4 से 5 बार वार किए गए थे। घर से पहले कमरे में महेंद्र के छोटे भाई केशव पटेल की पत्नी रोशनी की लाश भी पड़ी थी।
फिलहाल बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।